जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि 2022 के में पूछे गए प्रश्नों को लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन 2025 के लिए काफ़ी सहायक साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिन प्रश्नों का आपको अच्छे से जवाब पता है उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऐसा समूह है जो अन्य पौधों या जीवों को मारे बिना ही उनसे पोषण प्राप्त करता है। तो इनमें कौन सा ऐसा समूह है जो पौधे और जीवों को मारे बिना ही इनसे पोषण प्राप्त करता है। तो जू, फीता कृमि, जोक और अमरवेल, यह ऐसा समूह है जो कि अन्य पौधों या जीवों को मारे बिना ही उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाता है। तो यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी 1 सेमी लंबी वस्तु को एक 8 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेमी की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ आपको सबसे पहले किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति को भी से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस के फार्मूले का उपयोग यदि हम यहाँ पर करेंगे तो 1/f इक्वल टू भी और -1/u हो जाएगा। तो इस फार्मूले की u हो जाएगा। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग v का मान निकालेंगे। तो यहाँ यदि v का मान हम लोग निकालने जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/8 और कितना लिखेंगे 1/ कितना 12, यानी 12 और 8 को लेंगे और इसका एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो एलसीएम 24 आ जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी का जो मान है वह भी कितना आएगा, 24 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रतिबिंब आवर्धन क्षमता के फार्मूले का उपयोग करके m इक्वल टू कितना होता है I/O, और इसके बराबर आप कर सकते हैं कितना कि v/u। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, I का जो मान है यह प्राप्त करना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो I/ कितना लिखेंगे O का मान 1 सेमी मतलब वस्तु की स्थिति है, और इसके बराबर आप कर देंगे v का मान आपने अभी 24 निकाला है और u का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, 12 सेमी है। तो यहाँ पर यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा I/1 और इक्वल कितना हो जाएगा, 2 के बराबर होगा। तो यानी I का जो मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 सेमी आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 विधियां दे रखी हैं। कुंडली में फेरों की संख्या की वृद्धि करना, दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना, तीसरा है कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। तो यहाँ पर आपको पहला और दूसरा सही लग रहा है, तो यानी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करके आप क्या कर सकते हैं, प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ा सकते हैं। अगला है प्रश्न, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। तो मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 16 में शामिल है वह कौन सा है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसे 16 में शामिल किया गया है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो कौन सा इसमें से आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है कहाँ पर पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। यल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0 कितना है, 5 ओम है। तो समान पदार्थ में से निर्मित समान लंबाई और दोगुने मतलब 2a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो यानी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिरोध होता है वह क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी ऑलरेडी यहाँ पर आपको क्या पता है, प्रतिरोध 1 का पता है।
तो यानी अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और किस रफ्तार से, दुगने। तो यानी यहाँ पर आप 0.5 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.25 ओम। एक अवतल दर्पण 16 सेमी त्रिज्या के किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है, तो उसका मुख्य फोकस उसके ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा। तो मुख्य फोकस जो है उसके ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा। तो अगर बात करें हम लोग किसकी, गोले की, तो गोले के केंद्र से पृष्ठ तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जो फोकस होगा, मुख्य फोकस क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो फोकस का जो मान है वह 16 सेमी है, इसे हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सेमी आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 सेमी। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो कुछ घटनाएं दी हैं और उसका वर्ष दिया है, यहाँ आप इसे सुमेल कीजिए। तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो साइमन कमीशन 1928 में आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में आया था। जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था जलियांवाले बाग का, 1919 में हुआ था। और जो चौरा चौरी का जो कांड है यह कब हुआ था, 1922 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, ए का बी और 2 का सी और 3 का ए और 4 का डी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है। तो किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है, तो किला रायपुर के खेल महोत्सव को। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। यह रहस्यमयी गैस कौन सी है। तो जो रहस्यमयी गैस जो भूरे रंग की बनी है कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना पहले की गई थी। तो साथियों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों शहरों में सबसे पहले क्या उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय भाषा संस्थान डैश में स्थित है। तो भारतीय भाषा जो संस्थान है वह मैसूर में स्थित है। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है। तो किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है, तो पार्षद का जो निर्वाचन होता है वह नगर निगम में होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। तो उस गलत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको गलत कथन कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर में अवशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना। दूसरा है, यह बिल्कुल सही है। तो पौधे अवशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। पौधों में उनके अवशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं। तो यह गलत है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक भी कहा जाता है या माना जाता है। तो निर्जलन अभिकर्मक किसे कहा जाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से प्रदर्शित किया जाता है। आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में से कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा गुणसूत्र का पूरक है। तो गुणसूत्र जो ऑटोसोम्स होते हैं उनकी संख्या 22 है। इसके पश्चात आपको XY और XX देखने को मिलेगा। तो यानी आधे को प्रेजेंट करने वाला कौन सा है, बी वाला है, 22 + X। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मेंडलीफ आवर्तसारणी के वर्गीकरण की विशेषता नहीं है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दे रखे हैं, यहाँ पर आपको बताना कि कौन सी मेंडलीफ आवर्तसारणी की विशेषता नहीं है। तो पहला है कि उन्होंने तत्वों को समूह और आवर्तों के रूप में सारणीबद्ध के रूप में व्यवस्थित किया था। तो यह भी बिल्कुल सही है। कुछ तत्व क्या है, कुछ अनुपस्थित तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी कर सकते थे,
लेकिन उनकी खोज क्या हुई, बाद में हुई। उन्होंने तत्वों को भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया था। यह भी बिल्कुल सही है। समस्थानिकों को भी सही स्थिति, जो समस्थानिकों की सही स्थिति है, यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक नहीं है? तो कौन सा अम्ल क्षार का सूचक नहीं है? तो फिनाइलएथिलीन जो है यह भी है, मेथिल ऑरेंज यह भी है, लिटमस पेपर यह भी है। तो यानी स्टार्च पेपर जो है यह अम्ल क्षार का जो सूचक है वह नहीं है। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्से, अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान और उड़ीसा और हिमालय की तलहटी, भाबर और तराई क्षेत्रों के किस प्रकार की वनस्पति होती है? तो यहाँ पर आपको बताना कि इन क्षेत्रों की वनस्पति किस प्रकार की होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।